मैं अपने गांव वालों की मदद नहीं कर पाया, इसलिए मैं वापस गांव गया था कि एक रेनोवेशन टीम बना सकूं। लेकिन गांव वालों ने उल्टा मुझे ही एहसान फरामोश कह दिया। नए गांव के अधिकारी ने भी मुझे डांटते हुए यही आरोप लगाया कि मैं कृतज्ञ हूं। पुराने सरपंच ने मुझे अनैतिक तक कह दिया और गांव के बाकी मजदूर भी मुझे सजा देने की बात करने लगे और मुझ पर चिल्लाने लगे। मैं उन लोगों पर हंस पड़ा जो मुझ पर हंस रहे थे और उनकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, अब तुम लोग खुद ही कर लो। तभी पास के दूसरे गाँव के लोगों ने मुझसे काम करने को कहा। मैं हमारे गाँव का पहला कॉलेज स्टूडेंट था। 211 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बड़े शहर में रुकने का मौका छोड़ दिया और अपने गांव वापस आ गया। सरकार की तरफ से कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे थे ताकि गांवों और शहरों का विकास हो सके। इसका मतलब था कि अगर सही समय पर काम किया जाए तो हमारा गरीब गांव भी अमीर बन सकता है। इसलिए मैंने गांव लौटकर कुछ मजबूत और मेहनती युवाओं को इकट्ठा किया और एक रेनोवेशन टीम बनाई। मैंने लगातार कई प्रोजेक्ट्स लिए और गांव वालों को अच्छा पैसा कमाने का मौका दिया। लेकिन उस दिन जब मैं साइट पर पहुंचा और काम शुरू करने वाला था तो देखा कि पूरी साइट पर कोई भी मौजूद नहीं है। मैं हैरान रह गया। मैंने फ़ोन निकाला और कॉल करने ही वाला था कि तभी गांव का एक बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, भैया रितेश, गांव वाले आपको मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। मैंने पूछा किस लिए? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा भाई और बाकी लोग भी वहीं गए हैं। मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी तुरंत गांव की तरफ भागा। मन में आया कि क्या गांव के स्कूल का रेनोवेशन होने वाला है। लेकिन पिछली बार तो मैंने कहा था कि पहले कुछ और प्रोजेक्ट्स पूरे कर लूं, मेरे पास थोड़ी बचत भी है, मैं खुद पैसे देकर स्कूल बनवा दूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब मैं पसीने से भीगा हुआ मीटिंग रूम में पहुंचा तो गाँव के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं रोहित के पास गया और चेहरे का पसीना पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम लोग काम पर क्यों नहीं गए, यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने मुझे शक भरी नजरों से देखा और बस जोर से हुंकार भरी, फिर सिर हिला दिया। मैं चौंक गया, कुछ तो गड़बड़ थी। तभी थोड़ी दूर बैठी गांव की अधिकारी सुनीता शर्मा मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और बोली, मिस्टर जी, रोहित को दोष मत दीजिए, वो हमेशा ऐसा ही है, असल में वो आपसे नाराज है। मैंने सुनीता शर्मा की तरफ शक भरी नजरों से देखा और फिर रोहित को देखा जो कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? तभी पीछे खड़ा एक मजदूर खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में अपना सेफ्टी हेलमेट मेरे सामने फेंकते हुए बोला, तू क्या नाटक कर रहा है रितेश? तूने रिश्वत ली है, हमारी मेहनत की कमाई वापस कर। मैंने हेलमेट उठाया और गुस्से में कहा, मैंने कब रिश्वत ली? कौन झूठ फैला रहा है? तभी सुनीता शर्मा बोली, मिस्टर जी, ये कोई झूठ नहीं है, मैं हाल ही में आपके साथ साइट पर गई थी ताकि हालात समझ सकूं, और मैंने गुप्ता जी से बात भी की। उन्होंने कुल 4 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 3 लाख बिल्डिंग मटीरियल के लिए थे। सबकी सैलरी 80,000 रुपए है, तो बाकी के 20,000 रुपए कहाँ गए? हाँ सही कहा, तू नहीं रिश्वत ली है तो कोई मसीहा नहीं है। अरे गाँव वालों, मेहनत तो तुम लोग करते हो और रितेश 20,000 रुपए उड़ा देता है मौज मस्ती में। ये सब हमारी खून पसीने की कमाई है। एक प्रोजेक्ट से ही 20,000 रुपए खा जाता है, बिना मेहनत के ही बड़ा अमीर बन गया है। रितेश, तुझे शर्म नहीं आती गांव वालों का हक मारकर? सुनीता शर्मा की बातों ने सबको भड़का दिया। लोग मेरी तरफ उंगली उठाकर कहने लगे, तभी तो इसके घर गाड़ी और मकान आ गए। छी, ये तो हमारे पैसा खा गया। हर बार 20,000 रुपए, हमने पूरे साल इतनी मेहनत की, पता नहीं इसने कितना पैसा डकार लिया। इसका तो ज़मीर ही मर गया है। जब ये वापस आया था तो क्या क्या बोल रहा था, कहता था पूरे गांव को अमीर बना दूंगा, लेकिन असल में तो ये खुद अमीर बनने के लिए हमें ही लूट रहा था। साला, अगर सुनीता शर्मा को इसकी रिश्वत का पता नहीं चलता तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुम लोग इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? पहले अपना पैसा वापस लो, ये हमारा हक है। इसे क्यों दे हम? पैसा वापस कर दे, उसके बाद ये जहां जाना चाहे जाए। मैं तो अब इसके लिए कभी काम नहीं करूंगा। पैसा वापस कर, पैसा वापस कर। मैं देख रहा था कि गांव वाले सुनीता शर्मा की बातों में आकर मुझ पर हंस रहे थे। तब मुझे समझ आ गया कि ये सब मेरी ही गलती है। हमारे गांव के ज्यादातर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कई लोग तो 12th के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और घर की मदद के लिए गांव में ही काम करने लगते हैं। एक तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और ऊपर से घर वाले भी फीस को लेकर परेशान रहते हैं, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाते। मेरे पिताजी गाँव के प्रधान हैं, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। भले ही मैं टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया, लेकिन मैंने एक अच्छी 211 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जब मैं वापस गाँव आया तो सब लोग मेरे लिए बहुत खुश थे, खासकर जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें पैसे कमाने का मौका दिलाऊंगा तो सब बिना कुछ सोचे मेरे साथ जुड़ गए। आखिर उस समय पूरे गांव में मैं ही इकलौता पढ़ा लिखा लड़का था। लेकिन अब यहाँ सुनीता शर्मा आ गई है। वो कुछ ही समय पहले हमारे गांव में आई और एक छोटी सी सरकारी अधिकारी बन गई। कुछ दिन पहले उसने कहा कि वो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहती है और दुनिया देखना चाहती है। भैया रितेश, मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं भी सीखना चाहती हूँ, शायद अगले 1-2 साल में खुद कुछ शुरू करूँ। उसने कहा कि ये उसके परिवार का आइडिया है, लेकिन वो खुद भी कुछ करना चाहती है। वो मेरी ही उम्र की थी। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उसे अपने साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑफिस ले गया। पूरा प्रोसेस समझाया, फिर उसे साइट पर भी लेकर गया और हर चीज़ डिटेल में दिखाई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सिर्फ सीखने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो मुझे ही हटाकर मेरी जगह लेना चाहती थी। मैं मानता हूं कि इंजीनियरिंग का काम करने से ज़्यादा कमाई गांव के अधिकारी बनने से नहीं होती, लेकिन आज जो भी मैं कमा रहा हूं वो मेरी मेहनत और काबिलियत की वजह से है। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए लड़ रहे थे, फिर मुझे ही ये काम क्यों मिला? क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत की, रिश्ते बनाए और अपने दम पर यह मौका हासिल किया ताकि मैं आगे और भी बड़ा काम कर सकूं। मैं ये पैसा पूरी तरह कानूनी तरीके से कमाता हूँ। एक प्रोजेक्ट से जो 20,000 रुपए मिलता है वो मेरा हक है। सुनीता शर्मा खुद पैसे कमाना चाहती थी तो मेरा प्रोजेक्ट क्यों छीन रही है? ऊपर से उसने गांव वालों को भड़काकर मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। मैं हंस पड़ा और रोहित की तरफ देखा, जो अब भी चुप था। मैंने कहा, रोहित, तू भी ऐसा ही सोचता है ना? रोहित बोला, रितेश, ये मत समझ कि तू जवान है तो इमोशनल बातें करके हमें बेवकूफ़ बना देगा। ये सिद्धांत का मामला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। मैं तुझे अपना भाई मानता था और तूने मेरे साथ यही किया।
आज साफ कह देता हूँ, अगर तूने सबको पैसा वापस नहीं दिया तो ये काम यहीं खत्म समझ। मैं फिर हंसा, अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और टेबल पर पटक दिया। बाकी लोगों को भले सच नहीं पता, लेकिन तुझे तो सब पता है। जब जब मैं काम लेने जाता था, लोगों को दावत देता था, गिफ्ट देता था, तब तू मेरे साथ ही होता था। मैं कितनी बार लोगों के आगे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए लाया हूँ। ये तूने खुद देखा है। क्या ये सब फ्री में होता है? मटीरियल के पैसे भी लगते हैं, तुम लोगों की दिहाड़ी रोज दी जाती है। छोटे काम के 300, बड़े काम के 500। ये सब पहले से तय था। तुम लोग बस ये याद रखते हो कि तुम मेहनत करते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें काम सिखाया, तुम्हारे साथ खुद काम किया। और बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हें सिर्फ मजदूरी भी, बोनस भी दिया ना? इतने सारे काम करके, इतने प्रोजेक्ट लाकर अगर मैं अपने लिए सिर्फ 20,000 रुपये रखता हूँ तो क्या ये गलत है? क्या मैंने ज़्यादा लिया? मैं साफ कहता हूँ, मैंने जो 20,000 लिए हैं वो बिल्कुल सही है। मुझे लेने चाहिए थे। मैंने क्या गलत किया? मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए। कुछ बड़े उम्र के लोग रोहित को समझाने लगे। अरे रोहित, ये सब बातें तूने पहले क्यों नहीं बताई? काम लेने में इतना खर्चा होता है, इतनी भागदौड़ होती है, हमें तो लगा था बस ऐसे ही काम मिल जाता है। मैं कुर्सी पर बैठ गया और ठंडी नज़रों से रोहित को देखने लगा। बाकी लोगों की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, उन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता, वो आसानी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन रोहित अलग है, मेरे हर कदम के बारे में उसे पता था। फिर भी अभी वो गुस्से में आकर बाकी लोगों के साथ मिलकर मुझे ही दोष दे रहा था। मुझ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहा था और काम रोकने की धमकी दे रहा था। सच में अफसोस हुआ। यहाँ मौजूद हर कोई मुझे कुछ भी कह सकता है, मुझे गाली दे सकता है, लेकिन रोहित को यह हक नहीं है। जब से मैंने काम शुरू किया है, मैंने उसे कभी एक पैसा कम नहीं दिया। जब बाकी लोगों को 300 मिलते थे, मैं उसे 500 देता था। जब 500 मिलते थे तो उसे 800 देता है। हर बार सबसे ज़्यादा बोनस भी उसे ही दिया। फिर भी वो खुश नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ। तभी अचानक सुनीता शर्मा गुस्से में उठी और मेरी तरफ बढ़ते हुए रोहित के सामने खड़ी हो गई और बोली, रितेश, यहाँ बहाने मत बनाओ। तुम गाँव के पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें खुद को गाँव वालों के लिए समर्पित करना चाहिए। तुम्हें खुद को गांव वालों के हित के लिए समर्पित करना चाहिए, उनके फायदे की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें पैसे कमाने में आगे ले जाना चाहिए। यही तुम्हारा फर्ज है। ये 20,000 रुपए उनकी मेहनत की कमाई है, तुम्हें इसे नहीं लेना चाहिए। और ये जो तुम कह रहे हो कि प्रोजेक्ट लेना इतना मुश्किल है, ये सिर्फ बहाने हैं ताकि तुम रिश्वत खा सको। तुम्हारी जगह कोई भी ले सकता है, खुद को इतना बड़ा मत समझो। सुनीता शर्मा की बातों ने जैसे सबके मन में बैठी शंका को हवा दे दी। लोग तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। रितेश, सुनीता जी सही कह रही हैं, तू बस बहाने बना रहा है। भला एक प्रोजेक्ट लेना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? तू तो पैसे खाकर मौज कर रहा है और हमसे लोगों से काम करवा रहा है। हमसे ये सब नहीं देखा जाता। तुझे शर्म नहीं आती? सारा पैसा वापस कर, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। पीछे खड़े बाकी लोग भी रोहित के साथ खड़े हो गए और हाथ उठाकर हड़ताल की बात करने लगे। मैं सबको ठंडी नजरों से देखता रहा और अंदर से पूरी तरह टूट गया। बिना ज़मीर का? असल में ये सिर्फ फायदे नुकसान का खेल है। अगर मैं आज 20,000 नहीं लेता, 200 रुपए भी लेता या एक पैसा भी लेता, तब भी ये लोग यही कहते कि मैंने कुछ नहीं किया और इनका पैसा खा गया। लेकिन इन्हें ये याद नहीं कि अगर मैं नहीं होता तो ये लोग सिर्फ खेतों में सब्जी उगाकर और शहर में बेचकर ही जैसे तैसे गुजारा कर रहे होते। इन्हें ये भी याद नहीं कि मेरे अपने माँ बाप हर रोज मेहनत करते हैं और मैं खुद 3 टाइम का खाना तक ढंग से नहीं खाता। इन्हें ये भी याद नहीं कि मैंने इन्हें हाथ पकड़कर काम सिखाया, इनके साथ खाया, इनके साथ रहा, इनके साथ ही दिन रात मेहनत की, और आज कुछ लोगों की बातों में आकर मैं इनके लिए बेईमान बन गया। कितने एहसान फरामोश हैं ये लोग। अगर मैं इन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए ये सब नहीं करता तो क्या मैं अपने पैसे लगाता? एक प्रोजेक्ट में मुझे सिर्फ 20,000 रुपए मिलते हैं और अब ये लोग मुझे हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। मैं हंस पड़ा और अपना सेफ्टी हेलमेट टेबल पर पटकते हुए बोला, ठीक है, हड़ताल करनी है ना, मत करो काम, तुम लोग खुद ही कर लो। मैं छोटा आदमी हूँ, तुम बड़े लोगों को संभाल नहीं सकता। तुम्हारी दिहाड़ी रोज मिलती है, आज काम नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। और जो हर प्रोजेक्ट के 20,000 रुपए की बात कर रहे हो, मैं सामने खड़े लालची चेहरों को देखकर हंसा। अब तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उतने 20,000 रुपए जोड़ लो। मैंने पहले ही तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा लगा दिया है, अब आगे तुम जहां चाहो जाओ। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये लोग पराये हो चुके हैं। मौका अच्छा है, यहीं से इनसे नाता तोड़ दूं, वरना ये आगे भी मेरा ही खून चूसते रहेंगे। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मैं सब वापस कर दूंगा और कहीं दूर जाकर शांति से रहूंगा। वैसे भी कॉलेज के समय की कुछ बचत है, जरूरत पड़ी तो फिर से शुरू कर लूंगा। जैसे ही लोगों ने सुना कि मैं पैसा वापस करने वाला हूं, वो खुशी से हंसने लगे। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अच्छा, अगर ये चला गया तो हम काम कहाँ से लाएंगे, और अगर आगे उतनी अच्छी कमाई नहीं मिली तो? अचानक पूरे माहौल में घबराहट फैल गई। कुछ लोगों ने रोहित को आगे धकेलते हुए कहा, अरे रोहित, तू तो दिन भर रितेश के साथ रहता है, अगर वो कर सकता है तो तू भी प्रोजेक्ट ले सकता है। रोहित ठंडा पड़ गया, लेकिन सच ये था कि ठंडा वो नहीं, मैं पड़ चुका था। मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए हर जगह अपने साथ ले जाता था। लेकिन वो क्या करता था? हर बार या तो मोबाइल में लगा रहता या फिर बस दिखावा करता। मैंने कई बार उसे समझाया कि कुछ सीख ले, खुद को बेहतर बना, लेकिन उसका जवाब हमेशा यही होता था, अरे रहने देना, तू है ना, तू कर लेगा तो मुझे भी फायदा मिल जाएगा। उसने कभी दिल से इस काम को सीखा ही नहीं, और अब उसी को आगे करके ये लोग चाहते हैं कि वो पूरी टीम संभाले, प्रोजेक्ट ले और सबको काम दे, जबकि वो खुद जानता है कि उसमें इतनी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है।
तभी सुनीता शर्मा ने नजरें घुमाई, सिर ऊंचा करके खड़ी हुई और बोली, मैं करूंगी ये काम, आप लोग चिंता मत करो। मैंने अभी कहा ना कि प्रोजेक्ट लेना इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। रिकेश कॉलेज पढ़ा है तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ऊपर से मैं गाँव के अधिकारी भी हूँ, मेरे लिए काम लेना और भी आसान है। मैं वादा करती हूँ कि मैं लालच नहीं करूंगी और आप सबको ईमानदारी से काम दूंगी, आपको गरीब नहीं रहने दूंगी। उसकी बातों ने लोगों को फिर से उसके पक्ष में कर दिया, लेकिन मुझे उसकी बातें चुभ रही थी। वो बार बार मुझे नीचा दिखा रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं शांत रहा। उसे लगता था कि सिर्फ गांव की अधिकारी होने से उसे आसानी से प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर वो मुझे हटाकर मेरी जगह लेना चाहती है तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जब उसे इतना भरोसा है तो ठीक है, करने दो उसे। वैसे भी पास के दूसरे गांव वाले मुझे बुला चुके थे काम के लिए। अब मुझे इन लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने जल्दी से हिसाब खत्म करने का फैसला किया। सबका पैसा लौटाकर मैं तुरंत लिन गांव की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर मैंने सरपंच से बात की और अपना मकसद बताया। वो मेरा हाथ पकड़कर बार बार धन्यवाद करने लगा। बोला, रितेश बेटा, तू तो हमारे गांव के लिए भगवान जैसा है। तूने तो हमें नई राह दिखा दी, पूरा गांव तेरा एहसान मानेगा। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। पिछली गलती से मैंने सबक ले लिया था। इस बार मैंने पहले ही साफ साफ सब कुछ बता दिया। इस प्रोजेक्ट का आधा काम हो चुका है, आधा भी बाकी है। पूरा प्रोजेक्ट 4 लाख का है, जिसमें से 3 लाख रुपए अभी तक मिले हैं। 40,000 रुपए कैश में हैं जो पहले के मजदूरों को दिए जा चुके हैं। बाकी के 40,000 रुपए आपकी मजदूरी होगी और 20,000 रुपए मेरा हिस्सा होगा। मैं हर प्रोजेक्ट में इतना ही लेता हूँ। आपकी मजदूरी काम के हिसाब से तय होगी। छोटा काम 300 रुपए रोज, बड़ा काम 500 रुपए रोज। अगर कुछ बचता है तो वो भी मैं कैश में दे दूंगा। खाने रहने की व्यवस्था भी होगी। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? मेरी बात सुनकर लोग आपस में चर्चा करने लगे। काफी देर तक बात चलती रही। आखिर में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस मेहनत करते हैं, लेकिन काम दिलाकर लाना आपकी मेहनत है। हमारी ताकत उसकी बराबरी नहीं कर सकती। भैया, हमारे लिए तो कुछ 100 रुपए भी बहुत होते हैं। आपके बिना तो हमारे पास काम ही नहीं होता। फिर आप सिर्फ 20,000 ही क्यों लेते हो? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और अंदर से हल्का सा अजीब महसूस हुआ। उसने आगे कहा, मेरा भाई बाहर फौज में था। उसने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताया है। वहाँ तो लोग अपनी मेहनत के हिसाब से कमाते हैं। हमें लगता है आपको भी वैसे ही लेना चाहिए। हम लालची नहीं हैं, बस काम मिलता रहे और घर चल जाए, वही काफ़ी है। आप मालिक हो, आप मांस खाओ, हम सूप पी लेंगे। तभी बाकी लोग भी बोले, हाँ भैया, 20,000 क्या, आप 50,000 भी लो तो वो भी आपका हक है। आजकल काम मिलना इतना आसान नहीं है। आप हमें काम दे रहे हो, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने अपने होठ दबाए और उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सीना तान कर कहा, भैया मेरा नाम दीनू है, उम्र 28 साल है। मेरे बड़े भाई का नाम सुरेश है, वो अभी फौज से रिटायर होकर आज शाम तक घर आ जाएंगे। फिर हम दोनों भाई आपके साथ काम करेंगे। हमारा कोई दूसरा इरादा नहीं है। मैं मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे ऐसा मत कहो, आगे से मुझे भैया ही कहना। आज तुम लोग आराम करो, कल से काम शुरू करेंगे। और अगर काम नहीं आता तो चिंता मत करना, मैं खुद तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाऊंगा। उनसे बात करके मैं गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल गया। रास्ते में जब मैं पुराने साइट के पास से गुजरा तो देखा कि कुछ लोग हेलमेट पहनकर वहां खड़े हैं। मैं समझ गया क्या चल रहा है और सीधे गाड़ी घुमाकर साइट पर पहुंचा। अभी मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं था कि मैंने देखा सुनीता शर्मा वहां खड़ी हाथ हिलाकर चिल्ला रही है, चलो चलो जल्दी काम शुरू करो, मैं गुप्ता जी से पैसे उधार लेकर आऊंगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और तुरंत गाड़ी से उतर गया। ये क्या हो रहा है? रोहित ने सिर उठाकर कहा, तुझे देख नहीं रहा, काम कर रहे हैं। पीछे से लोग बोलने लगे, तू तो बस खाता पीता रहता है, तुझे क्या पता मेहनत कैसे होती है। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं सीधे रोहित के पास गया और उसे एक जोर की लात मार दी। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने जो अभी कहा था, पैसा लेते ही सब भूल गए क्या? पैसा मिल गया तो यहाँ से निकल जाओ। ये प्रोजेक्ट मैंने लिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाकी लोग रोहित के साथ खड़े हो गए और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोले, तो कितना एहसान फरामोश है, ऐसे बात करता है, हम यहाँ मदद करने आए हैं। कोई बोला, मुझे तो लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी किसी ने कहा, अब ये काम सुनीता मैडम के पास है, हम अब उनके लोग हैं, इसमें गलत क्या है? मैंने देखा सुनीता शर्मा मुस्कुरा रही है। मैंने कहा, तो ऐसे बहकाया है तुमने इन्हें? मैंने तो कभी नहीं सुना कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें ले दिया गया है। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन गुस्से में बोली, ये तुम्हारी समस्या है, मुझसे क्या मतलब? मैंने पहले ही गुप्ता जी से बात कर ली है कि उन्होंने ये काम मुझे देने के लिए हाँ कर दी है। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं पहले ही साफ बता चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम कह रही थी कि ये काम कोई भी कर सकता है, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जेब से फोन निकाला और गुप्ता जी का नंबर खोलकर सबके सामने कहा, आओ अभी सबके सामने इन्हें कॉल करो और पूछो कि क्या उन्होंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था, क्योंकि गुप्ता जी के साथ मेरा सीधा और मजबूत संबंध था। वो बिना मुझे बताए किसी और को ये काम नहीं दे सकते थे। लेकिन सुनीता शर्मा चुप खड़ी रही और फोन नहीं मिलाया। मैंने और दबाव डालते हुए कहा, कॉल क्यों नहीं कर रही? डर लग रहा है, सच सामने आ जाएगा।
उसके रिएक्शन को देखकर गांव वालों को भी सब समझ आ गया। लोग कहने लगे, अरे सुनीता, तुम तो कह रही थी कि डील हो गई है, ये क्या मामला है? कहीं हम बेकार में काम तो नहीं कर रहे? एक दिन की मेहनत भी बहुत होती है। सुनीता शर्मा का चेहरा उतर गया। वो घबरा कर बोली, मैंने सच में गुप्ता जी को कॉल किया था, बस उन्होंने उठाया नहीं। मैंने मैसेज किया है, वो जरूर मान जाएंगे। मैं गांव की अधिकारी हूं, रितेश से ज्यादा वो मुझे ही चुनेंगे। उसकी बात सुनकर मैं हंसा और तुरंत गुप्ता जी को कॉल लगा दिया। मैंने उन्हें पूरी स्थिति बताई और उन्होंने वहीं साफ मना कर दिया। उनकी बात सुनकर सुनीता शर्मा का चेहरा सबके सामने उतर गया। अफसोस की बात यह थी कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसे असली काम की समझ ही नहीं थी और थोड़े से लालच में आकर उसने ये सब किया। मुझे अब कुछ समझाने का मन ही नहीं था। मैंने सीधे उसके सिर से हेलमेट उतार लिया और बाकी लोगों से कहा, सब लोग अपने अपने हेलमेट और यूनिफॉर्म उतारो और मुझे वापस करो। ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदा था। अब तुम लोग मेरे कर्मचारी नहीं हो, इसलिए मेरी चीजें मुझे वापस चाहिए। रोहित ने तुरंत हेलमेट उतारते हुए कहा, रितेश, तू सच में ऐसा कर रहा है? सिर्फ हेलमेट और कपड़ों के लिए? हम सब एक ही गांव के हैं, इतना हिसाब किताब रखने की क्या जरूरत है? मैंने सख्ती से जवाब दिया, जब तुम लोग पुरानी बातें भूल सकते हो तो मैं क्यों याद रखूं? मैंने जो किया उसका नतीजा मुझे ही भुगतना है। तुम लोग मुझे भावनाओं में फंसाकर फायदा उठाना चाहते हो। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूं? तुम्हें दूसरों से ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा बोनस दिया, फिर भी तुम मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। अब बस निकलो यहां से, सब निकलो, मैं गुस्से में बोला। सच बताऊं तो अब तुम सबको मैं अपने काम से बाहर कर रहा हूं। तभी सुनीता शर्मा, जो अब तक चुप खड़ी थी, गुस्से और शर्म के बीच बोली, लीडर हो कि तुम ये सब कर रहे हो? तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही हटाकर मेरी जगह ले सकती हो? अगर इतनी ही काबिल हो तो खुद जाकर प्रोजेक्ट लेके दिखाओ। मेरे मजदूर छीनना और मेरा काम हथियार नहीं आता है तुम्हें। इसके अलावा कर क्या सकती हो? क्या तुम लुटेवी हो? मेरी बात सुनकर सुनीता शर्मा का चेहरा लाल हो गया और वो मुझे घूरने लगी। फिर बोली, रितेश, ज्यादा खुश मत हो, अभी वक्त बदलेगा। उसे वहां से हटाने के बाद मैंने तुरंत यादव जी, जो दूसरे गांव के सरपंच थे, उन्हें फोन किया और कहा, सरपंच जी, कुछ लोगों को साइट की निगरानी के लिए भेज दीजिए, मैं उन्हें दुगनी मजदूरी दूंगा। सब काम निपटाकर मैं जल्दी घर पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरे पिताजी ने सख्त आवाज में पूछा, रितेश, सुना है तो गांव वालों के साथ काम कर रहा था और आखिर में तूने सबका पैसा वापस कर दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और उन्हें पूरे दिन की कहानी बता दी। गांव में तो वैसे भी हर छोटी बड़ी बात जल्दी फैल जाती है। आज तो पंचायत में इतना बड़ा हंगामा हुआ था, अगर सरपंच और बाकी अधिकारी मीटिंग में बाहर नहीं गए होते तो शायद मामला और बड़ा हो जाता। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, मैंने उनका पैसा लौटा दिया है। अब वो बस पीठ पीछे ही बुरा कह सकते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं वो लोग अपना गुस्सा मेरे माता पिता पर ना निकाल लें। मेरे माता पिता ने पूरी जिंदगी इसी गांव में बिताई है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उन्हें लोगों का बुरा व्यवहार झेलना पड़े। मैं यही सोच रहा था कि पिताजी को कैसे समझाऊं, तभी गुस्से में उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, ये सब एहसान फरामोश लोग हैं। अगर हमारा परिवार और तू उनकी मदद नहीं करता तो आज वो कहीं के नहीं रहते। अब थोड़ा पैसा क्या कमा लिया, हमें ही उल्टा सुनाने लगे। मैं अभी जाता हूं उनसे बात करने। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और कहा, छोड़िए पिताजी, अब उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें समझाना मुश्किल होता है उन्हें समझाया नहीं जा सकता। ये उनका अपना फैसला है। सामने का फायदा देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में आगे काम नहीं कर सकता। हम अपना काम करेंगे, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, दिल पर मत लीजिए। अगले दिन मैं दूसरे गांव गया और वहां के लोगों को साइट पर काम के लिए लेकर आया। मैंने खुद यूनिफॉर्म और सेफ्टी हेलमेट पहना और सबको समझाया, हेलमेट हमेशा पहनना, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। जो लोग ऊंचाई पर काम करेंगे वो सेफ्टी बेल्ट कभी नहीं खोलेंगे। अगर थक जाओ तो तुरंत बोल देना, काम में जान नहीं लगानी, सेफ्टी सबसे पहले है। सबको समझाने के बाद मैं उनके साथ काम में लग गया। देखते ही देखते सुबह निकल गई। तभी मेरे माता पिता समय पर खाना लेकर साइट पर आए। पहले की तरह ही सादा लेकिन अच्छा खाना था। 3 सब्जियां, 1 दाल और 1 नॉनवेज डिश। खाना खत्म होने के बाद सुरेश मेरे पास आया और बोला, रितेश भैया, ये खाना अंकल आंटी ने बनाया है क्या? और जो सब्जी मीट का खर्चा है वो भी खर्चे में गिना जाएगा? मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे लगा वो